आज हम लाए हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की सबसे बड़ी एनालिसिस, वो एनालिसिस जो आपको नॉलेज देगी। और आपको पता है कि नॉलेज की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाता है। आखिरकार हमारा दुश्मन चाइना आगे कैसे बढ़ा, आज हम दो इकोनॉमी के बीच में एक कंपैरिजन लाए हैं, इंडिया वर्सेस चाइना, कि आखिरकार चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इतना आगे पहुंच गया। आज हम उस पर एक पूरी डिटेल्ड एनालिसिस देने वाले हैं। एक्चुअली जो चाइना की जो एक ग्रोथ की सबसे बड़ी कहानी है वो चालू होती है 1969 से, क्योंकि 1969 में चाइना ने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी बनाई थी, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे चढ़ता चला गया, क्योंकि 1969 में ही उसने मेक इन चाइना पॉलिसी को लॉन्च किया था। और वहीं ये जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया वो 2014 में लॉन्च हुआ। 1990 में जो ग्लोबल आउटपुट इन मैन्युफैक्चरिंग चाइना का जो था वो 3% था, जो बढ़ के और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 2018 तक वो 25% को क्रॉस कर चुका था ग्लोबल आउटपुट इन मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ यही कहानी नहीं टिकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे वर्ल्ड का 80% एसी अकेला चाइना बना रहा है। पूरे वर्ल्ड का 70% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल्स अकेला चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में 60% शूज़ अकेला चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में 70% सोलर सेल्स अकेला चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है। यही नहीं, पूरे वर्ल्ड का 55% सीमेंट आउटपुट अकेला चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो पानी के जहाज होते हैं उसमें भी चाइना आगे लीड बनाया हुआ है। 40% पूरे वर्ल्ड का जो है ये जहाज बनता है वो अकेला चाइना कर रहा है। यही नहीं, स्टील का जो ग्लोबल आउटपुट है पूरे वर्ल्ड में 50% स्टील अकेला चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना के आगे बढ़ने का, वर्ल्ड लीडर बनने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि चाइना $2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर चुका है। बहुत से लोगों को अभी भी ये लगता है कि चाइना सिर्फ सस्ता आइटम बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी पूरे वर्ल्ड का जो लग्जरी आइटम की जो कैटेगरी है उसमें चाइना अकेला 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, 1978 तक जो चाइना है वो एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों में गिना जाता था। जो उनकी पर कैपिटा जीडीपी इनकम होती थी वो $155 हुआ करती थी, लेकिन 2018 तक आते आते वो $8,000 को क्रॉस कर गई है। यदि एवरेज लगाएं तो लगभग हर साल 10% जीडीपी की ग्रोथ उठा रहा है अभी तक, जिसके कारण चाइना इतना आगे बढ़ पाया है। भाई साहब, यही बात नहीं टकती है। यदि आप उनके स्टैट्स पढ़ लोगे तो दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि उन्होंने तब से लेके अब तक 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर मिडिल क्लास में शिफ्ट करके रख दिया है। अब हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना इतना आगे क्यों निकलता जा रहा है। पहला पॉइंट है एजुकेशन। इसमें बहुत बड़ा गैप है। इंडिया में ग्रेजुएट जो है एज़ कम्पेयर टू चाइना 40 to 60% कम होते हैं। चाइना में एजुकेशन, नॉलेज और मैनेजमेंट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहीं इंडिया में इन सब चीज़ों को बहुत दूर रखा जाता है। भारत में आफ्टर ग्रेजुएशन लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और जिसके कारण वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जिससे उनकी रियल क्रिएटिविटी, इनोवेशन, स्किल, टैलेंट का पता नहीं चलता है। और इसी चक्कर में भारत को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसी का कारण है कि गवर्नमेंट अब इंसेंटिव्स दे रही है, नई नई स्कीम्स लेकर आ रही है, जैसे PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, इस स्टार्टअप इंडिया। इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि भारत को आगे बढ़ाया जा सके। और यदि भारत को आगे बढ़ना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। चाइना में वन सिटी वन प्रोडक्ट की पॉलिसी चलती है, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी में चालू किया है, जो चलती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम पे। चाइना में हर सिटी में डिफरेंट सिटी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में भी सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजी हब माना जाता है, न्यूयॉर्क को फाइनेंशियल हब माना जाता है, और जो डेट्रॉइट है उसे मोटर सिटी हब माना जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट को हर जगह ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना पड़ता है, इसमें फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ती है। और ऐसे यदि सिटीज़ बनाई जाती हैं, यदि ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, इसके कारण लाखों करोड़ों जॉब्स आ जाती हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें
टेक्नोलॉजी स्किल्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट को ट्रेनिंग भी देनी होती है, इंसेंटिव भी देने होते हैं, अरेंजमेंट्स भी करने होते हैं, लेकिन इसके कारण किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत एकदम पूरी चेंज होकर भागने लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है वहाँ पर। हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारे देश के माननीय अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो 2003 में गुजरात के जब सीएम थे तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात करके ऐसे ही ये एक स्कीम चालू की थी, जिसके बाद गुजरात में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया इंडस्ट्रीज़ का, और अब गुजरात 3rd या 4th नंबर पे आ चुका है पूरे देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के रैंक में। तीसरा कारण है पावर जो होती है वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का रोल प्ले करती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाइना में ये अवेलेबल तो है ही, साथ में सस्ती भी है, लेकिन भारत में ये अवेलेबल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगी भी है। चाइना में यदि हम माने तो 3 रुपये किलोवाट का रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, बट वहीं यदि हम भारत में कंपेयर करें तो 5 से 15 रुपये के बीच में वेरी करता है। तो देख लीजिए कितना अंतर इन दोनों में। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसके कारण कंपनियों को जनरेटर लगाकर काम चलाना पड़ता है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। चौथा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। बात यह है कि भारत और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा गैप है। चाइना में पोर्ट्स, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, हम कह सकते हैं ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। पूरी दुनिया में एक्चुअली जो चाइना है वो विजनरी प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, वो 20 से 25 से 30 साल के विज़न को लेके काम करता है। वहीं भारत में सड़कों का हाल इतना ज़्यादा बुरा है कि बिजनेसेस जो होते हैं, हमें बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होता है उसको ऐड करके चलना पड़ता है। चाइना में लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं भारत में 5 साल बाद कैसे जीता जाए इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा काम करना चालू कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है, और इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए इन पे बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि भारत को बहुत ज़्यादा आगे ले जाया जा सके। 5वां पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यदि पूरे वर्ल्ड में किसी को कोई भी प्रोडक्ट बनवाना होता है तो वो सीधा चाइना चला जाता है, वहाँ पर इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। वहाँ पर यदि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने को तैयार हो जाएगा। वहाँ इतना ज़्यादा स्किल्ड हो चुके हैं लोग, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो कोई भी चीज़ बनाने को रेडी हो जाते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चर हो जाए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वहाँ सब बना दिया जाता है। लेकिन वहीं भारत में अभी इस चीज़ की शुरुआत हुई है। भारत में नए बिजनेस और स्टार्टअप बनने चालू हुए हैं, अभी नया इकोसिस्टम बनना चालू हुआ है। अभी जो हमारा सप्लाई चेन है या हमारा ऑटोमेशन है, ये सारी चीज़ें, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, ये नई आना स्टार्ट हुई है। तो अभी हम थोड़ा स्ट्रगल फेज में, लेकिन हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब आगे आके इंसेंटिव देकर, स्कीम्स निकाल कर हमें प्रॉफिट दे रही है, हमारा बहुत साथ दे रही है। 6वां पॉइंट है PPP मॉडल, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक्चुअली क्या है, चाइना में जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट पार्टनर्स है या कंपनीज है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ पर, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री किसी दूसरे देश में घुसेंगे, वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर अपनी पूरी कंपनियों को घुसा देंगे और धीरे धीरे पूरे के पूरे कंट्री को लपेट लेंगे। जैसे ये इन लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर श्रीलंका में घुसे, धीरे अपनी वहाँ पे कंपनियां घुसाई और पूरा भारी कर्ज में डुबा के पूरी की पूरी कंट्री को ही लपेट लिया। पूरा श्रीलंका ही अब चाइना की जद में आ चुका है। अरे साहब, इसकी क्या बात करते हो आप? पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान पूरा का पूरा चाइना लपेट चुका है। यही नहीं, चाइना ने अफ्रीका को भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह लपेट लिया और वो देश बहुत ज़्यादा भारी कर्जों में आ चुके हैं। तो क्या है, ये भारत में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर 5 साल का चक्कर होता है। यदि कोई गवर्नमेंट हमारे यहाँ की कंपनी को ग्लोबल ले जाना चाहती है तो दूसरी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, वो आके बोलने लग जाती है कि पैसा खाया है, कुछ ना कुछ झोलम झाल चल रहा है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है अंदर, जिसके कारण भारी विरोध होता है। इसलिए हमारे देश में ग्रोथ नहीं हो पाती है। एक्चुअली क्या है, यहाँ देश इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ वोट बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये हमारा जो भारत है वो टुकड़ों में बँट चुका है। हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक साथ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि हम ठान लें तो 20 सालों के अंदर हम चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकते हैं यदि हम एकजुट हो जाएं। तो मेन चीज़ यही है कि हमें हमारे एजुकेशन के दम पे एकजुट होना पड़ेगा। हम यदि हमारे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 20 साल में हम चाइना से ऊपर निकल जाएंगे। 7वां पॉइंट है, चाइना हम ये बोल सकते हैं रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है। ये क्या होता है कि दूसरे देश रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, सब कुछ वो करेंगे, R&D वगैरह सब वो करेंगे, और चाइना में क्या होगा,
उनका प्रोडक्ट लाएंगे, खोलेंगे, देखेंगे क्या क्या यूज़ हो रहा है, खुद का बनाएंगे, बेचना चालू कर देंगे। तो चाइना में झोला छापगिरी ज़्यादा है, वहाँ पर इनोवेशन इन सब पे खर्चा नहीं किया जाता। वहाँ सीधे दूसरे को जो भी प्रोडक्ट इस समय चल रहा है उसको देखा जाता है और अपना प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया जाता है। तो वहीं भारत को यदि लेकर चले तो भारत में एक्सपोजर की बहुत कमी है। भारत में इंसान छोटे में खुश हो जाता है। इंडिया में एक्सपांशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, R&D रिसर्च मतलब इन सब पे खर्चा नहीं किया जाता, इनोवेशन पे खर्चा। लेकिन हाँ, अब हमें दिखने लगा है कि इन सब चीज़ों पर खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान देने लगी है। 8वां कारण है मास प्रोडक्शन। एक्चुअली बात यह है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करता है। इससे क्या होता है, इससे वो जिस भी देश में एक्सपोर्ट करने जा रहा है उस देश में उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उससे कम कॉस्ट में जाके वहाँ पे सामान भेज देता है। अब ज़्यादा बल्क में कॉस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाएगी। तो सामने वाले जिस देश में एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट प्राइसेस चल रही होंगी उससे बहुत कम रेट में जाकर भेज देता है। जिससे क्या होता है, वो वहाँ पर जम जाता है और अपना पूरा का पूरा बिजनेस फैला देता है। इंडिया में 1991 के पहले जो कंपनियाँ थी उसमें ग्लोबलाइजेशन की कमी थी। अब कंपनियाँ कम थी तो चाइना का जो स्केलेबल मॉडल था जिससे वो लगातार फैल जाता है, वो स्केलेबल मॉडल जम गया और हम वहाँ लगातार पीछे होते चले गए। तो 9वां कारण है वो है प्रोडक्टिव लेबर। सब कहते हैं चाइना की लेबर सस्ती है, चाइना की लेबर सस्ती नहीं है। बात ये है कि चाइना का लेबर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। हम यदि बात करें, मान लीजिए इंडिया है, यदि इंडिया में कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर यदि वही मैन पावर 1 मिनट में यदि 20 प्रोडक्ट बना रही है, तो वहीं यदि वो चाइना की यदि वो होगी लेबर होगी तो वो उसी प्रोडक्ट को 1 घंटे में 50 बना देगी, 60 बना देगी। तो वहाँ की लेबर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्किल एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखा जाता है। एक्चुअली चाइना में क्या है, वहाँ पे जो स्किल एंड डेवलपमेंट जब सिखाया जाता है तो उनको बहुत एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है। अब भारत में एक तो वैसे ही स्किल्ड लेबर जो है वो ऑलरेडी कम है और मिलती वैसे ही नहीं है। लेकिन हाँ, 2014 के बाद से हमारी गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो धीरे धीरे हम भी उस लेवल पर अब बनना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। लास्ट कारण है, सबसे बड़ा कारण, वो है स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं तो उसकी एक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ हमारे यहाँ बाहर की जब कंपनीज आती है तो उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी नहीं है, कहाँ पे हमें लैंड सस्ता मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, कौन सी सरकार की पॉलिसी बढ़िया रहती है, कौन सी सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं रहती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सेटलमेंट के लिए उन्हें अपने हाथ भी गंदे करने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ये बहुत बड़ा अनसर्टेन एक चीज़ होती है जिसके कारण वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा कोई चीज़ ना, चाइना में ना फ्लड आता है, ना वहाँ पर पावर की कोई प्रॉब्लम है, ना वहाँ पर किसी चीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। वहाँ का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पर ये जो पार्टनर रहते हैं वो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है नहीं। तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है उन्हें, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी प्रेफर करती है चाइना को रेदर देन इंडिया। तो ये थी हमारी आज की केस स्टडी, या आप बोल सकते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस कि चाइना क्यों आगे है, भारत क्यों पीछे। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भी कहीं ना कहीं आगे जाके काम आएगी। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए और अपना साथ बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पिरेशन देसी साइनिंग ऑफ।